नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। उच्च शिक्षा विभाग को मिली बड़ी सौगात। 4 करोड़ 37 लाख की लागत से बने संभागीय भवन का हुआ लोकार्पण। बर्तन साफ करने आए कारीगरों ने जेवर किया साफ। कार गैराज में लगी आग, कई वाहन जलकर खाक। युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से की गई मारपीट। घटना चुरहटा थाना क्षेत्र की। और 12वीं की परीक्षा के बाद क्या करे छात्र, देखिए शिक्षाविद डॉक्टर राम सिंह शर्मा से खास बातचीत। इन खबरों सहित अन्य खबरें विस्तार से। रीवा में उच्च शिक्षा विभाग के नए अत्याधुनिक भवन का उद्घाटन मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने फीता काटकर किया। उच्च शिक्षा विभाग को एक बड़ी सौगात मिली है। 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से बने नए संभागीय भवन का आज लोकार्पण किया गया। करीब 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से तैयार ये भवन आधुनिक संसाधनों और अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है, जो विभागीय कार्यों को और अधिक प्रभावी बनाएगा। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इस भवन के निर्माण से कर्मचारियों का कार्य करने में मन लगेगा और कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी। नए संभागीय कार्यालय के शुरू होने से रीवा संभाग के सभी कॉलेजों और छात्रों से जुड़े प्रशासनिक कार्यों में अब तेजी आएगी। इससे शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी। कुल मिलाकर ये नया भवन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में रीवा संभाग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति दोनों बढ़ने की उम्मीद है। बहुत भव्य भवन बना है। जब अच्छा कार्यालय होता है तो उस पर काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों के अंदर बेहतर काम करने का वातावरण भी मिलता है, इसलिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। बना है क्या आधुनिक इसमें सुविधाएं हैं, कितना लाभ है? ये कार्यालय 9 जिलों के लिए संभागीय कार्यालय बनाया गया है। 437 लाख मतलब 4 करोड़ 37 लाख रुपए की लागत से ये कार्यालय बना है। और जो आधुनिक सुविधाएं होती हैं, सीसीटीवी कैमरा, एसीज और जो आईटी की जो सुविधाएं हैं, लगभग हमको शासन ने 10 कंप्यूटर भी भेजा है। उसके पहले हमारे पास पर्याप्त था और इसको ये ऑफिस के रूप में हम पहले से भी संचालित कर रहे हैं। तो आईटी के सारे सेक्टर यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे और सारे प्राचार्यों से डायरेक्ट बात होगी और डायरेक्ट प्रशासनिक दायित्व सौंपे जाएंगे। डिप्टी सीएम ने लोकार्पण किया है। बड़ा हर्ष, बड़ी खुशी हुई कि माननीय ने हमको समय दिया और पर्याप्त समय दिया माननीय ने, और माननीय के आशीर्वाद से ही हम इस कार्यालय को स्थापित कर पाए। और हमारे यहाँ जो कमियाँ हैं उसको मैंने माननीय से निवेदन किया और उन्होंने 10 दिन के अंदर उन कमियों को पूर्ण करने के लिए आश्वस्त किया और हमारे सामने ही। बर्तन साफ करने आए कारीगरों ने जेवर ही साफ कर दिया। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचमठा चौराहे की है, जहां आरोपी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। जेवर सफाई करने के नाम पर घर आए आरोपियों ने जेवर ही साफ कर दिया। 2 की संख्या में आए आरोपियों ने पहले बर्तन, फिर चांदी की पायल साफ की और सोने के जेवर में हाथ साफ करते फरार हो गए। घटना सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचमठा चौराहे के पास की है। इस पूरी घटना को लेकर पीड़ित जहीना बेगम ने बताया कि 2 की संख्या में युवक केमिकल बेचने के लिए आए थे। पड़ोस में वो पायल साफ कर रहे थे। जब जहीना ने जेवर मांगे तो उसने पायल साफ करने की बात कही, लेकिन आरोपियों ने साथ में सोने के जेवर साफ करने का भी वादा किया। तब पीड़िता ने उसे सोने के टॉप्स दिए, उसे एक कटोरी में डालकर गर्म करने की बात कही गई और जब वहीं पानी गर्म करके वापस आई तो देखा कि आरोपी फरार हो चुके थे। दिन दहाड़े तकरीबन 11 बजे हुई इस घटना के बाद लोग आरोपियों की तलाश में जुट गए, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई है। ये घटना पहली बार नहीं हुई है, ठीक इसी तरह की घटना कई बार हो चुकी है। तकरीबन 1 साल पहले भी सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के चिकान मोहल्ले में भी इसी तरह 2 आरोपी बाइक में सवार होकर आए थे और जेवर पानी में डालकर गर्म करने का वादा किया और इसके बाद जेवर लेकर फरार हो गए। हम ज्यादा दौर नहीं किए, ये पायल साफ करा रही थी तो हम इनको मना भी किए हैं कि हटाओ इन लोग को, लेकिन हो गया, हम चले गए पीछे काम में और ये हो गया उससे मैं दे दी सामान। अच्छा, उनको देखे आप? हम चेहरा नहीं देखे उनका, मतलब ये है कि बैठे रहे हैं, क्या मालूम। अच्छा, क्या करने आए, क्या बोल के आए? हम काली बात है कि देखे और चले गए, मना किए कि मैं मत देना कुछ।
आपका क्या नाम है? हमारा अलमारी बेटी का नाम क्या है आपका? रहमान। क्या नाम आपका? जहीना बेगम। क्या घटना क्या हुई आपकी? अरे वो हम गोदाम में साफ करते रहे हैं, तो वो आया एक साफ करने वाला, तो बर्तन धोने वाला वो कहा कि ले लीजिए, तो अभी वो सैंपल दे रहे हैं, फिर गाड़ी में लेके आएंगे तो देंगे। तो वो हम बाहर निकले तो वो सामने साफ करते रहे, पायल वाले उनका साफ करते रहे, तो मेरी भी गंदी पायल रही, तो हम कहा हम भी साफ करा लें। तो वो बोला कि सोने का कुछ साफ करा लीजिए, तो मेरा टब से गंदा रहा, हम बहु लोग मना करती रही, लेकिन हम नहीं माने, उसको दे दिए साफ करने को। तो वो पानी में डाला और बोला कि इसको थोड़ा सा गर्म कर दीजिए, उसमें वो नहीं डाला, और वो उसमें तौलिया में लपेट के लेके और निकला बाहर, तो हम सोचे थूकने जा रहा और वो भाग गया। काहे थे आगे कितने लोग थे? दो थे, एक सफेद शर्ट पहने था, एक चौकड़ी को पहने था। अभी आप लोग कैमरे में देख रहे हैं तो दिखा है क्या? हाँ दिखा है, वो दिखा है, गाड़ी और वो दोनों दिखे हैं। ठीक है। एक तो थोड़ा लंगड़ाता है, एक तो थोड़ा तो लंगड़ाता है, हाँ। एक सफेद शर्ट पहने हैं। ये क्या बनी घटना हुई? अभी 10 मिनट और किसी का लेके गया? आप ही वक्त लेके? मेरे बस लेके। बांसघाट मोहल्ले में कार गैराज में अचानक आग लग गई, जिससे कई गाड़ियों के जलने की खबर आ रही है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसघाट मोहल्ले में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां एक गैरेज में अचानक भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि गैरेज में खड़ी 2 4 व्हीलर गाड़ियों में आग लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते दोनों वाहन पूरी तरह जलकर खाक हो गए। घटना के समय गैरेज मालिक दुकान बंद कर जा चुका था। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा और तुरंत दमकल विभाग को जानकारी दी गई। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, जिससे आसपास के इलाके में बड़ा नुकसान होने से बच गया। घटना की शिकायत सिविल लाइन थाने में दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब ये जांच कर रही है कि आग किन कारणों से लगी। रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग का काम पूरा हो गया है। संभाग से इस बार 70 हज यात्री हज के लिए जा रहे हैं। रीवा संभाग से इस बार महिला पुरुषों को मिलाकर कुल 70 लोग हज के लिए सेलेक्ट हुए हैं, जिनकी फ़्लाइट 18 अप्रैल को रवाना होगी। रविवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनरों और हज के जानकार हाजियों द्वारा हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकली तरीके से बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन कौन से अरकान करने हैं। साथ ही प्रोजेक्टर के माध्यम से उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, इस बात की भी जानकारी दी गई। इस बार हज के नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए हैं। हज यात्रियों को एक स्मार्ट वॉच दी जाएगी, जिससे उनके घूमने या बिछड़ने के बाद दिक्कतें नहीं आएंगी। उनको लोकेशन से ट्रेस किया जा सकेगा और एक बटन रहेगा जिससे वो इमरजेंसी पर कॉल कर सकते हैं। इस बार 57 लोग हज कमेटी से है और 8 लोग प्राइवेट से हैं, टोटल 65 लोग हैं। लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है आज, वो 70 लोगों को दी जा रही है। इसमें मऊगन जिले के भी हाजी हैं और सीधी जिले के भी हाजी शामिल हुए हैं। सीधी से 4 लोग हैं, बाकी लोग रीवा के हैं। इस बार के बदलाव में मेन बदलाव ये किया गया है कि अभी इस बार जो है उनको एक रिस्ट बैंड या कि स्मार्ट वॉच कहिए, जो कि अभी तक नहीं दी जाती थी, स्मार्ट वॉच दी जा रही है, जिसके कारण हाजियों को जो एक घूमने की खोने की दिक्कत आती थी, कहीं भटक जाते थे, रास्ता भटक जाते थे, उनके इनमें लोकेशन भी है, हेल्थ भी है और SOS एक बटन भी है जिससे इमरजेंसी पे वो कॉल कर सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सहूलियत है कि उनको 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर उनके पास में इमरजेंसी की सारी टीम मौजूद रहेगी, जिसके कारण उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हूँ कि यहाँ वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट जरूर कर रहा है 25 साल से, लेकिन एक अकेले ट्रस्ट का लोग नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ हज कमेटी पूरी हज कमेटी इस्हाक साहब हैं, मुफ्ती साहब है, ये है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं एक ही मेरे को तकलीफ हो रही थी बहुत दिनों से कि मेरे बाद क्या होगा। मैं 25 साल 30 साल से कर रहा हूँ,
फिर कभी वक्त होगा उसके बाद क्या होगा। इसलिए सबसे बड़ी जो मेरी अल्लाह ताला की मदद है, गैबी मदद है, वो ये है कि आज पिछले 3 साल से मुझसे ज़्यादा अच्छा काम करने वाली टीम, अलीम भाई, तौसीफ भाई, पप्पू भाई और जितने मुफ्ती साहब और आपका हम ये पिछले 15-20 साल से आ रहे हैं, ये सब की वजह से ही ये जो कामयाब है और ये अल्लाह का करम है। और बाकी पूरे रीवा के लोग, एक और अच्छी बात यह है कि आज तक 25 साल में रीवा का कोई भी हाजी कभी भी आकर शिकायत नहीं करी, न की कमेटी के बारे में कुछ बोला। ये इसके लिए मैं उनका बहुत खैर मकदम करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज ये जो प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट और हज कमेटी की जानिब से, ये हज का तरबियती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इसमें सभी हुज्जाज इकराम को हज की पूरी ट्रेनिंग, पूरी जानकारी, हज कैसे अदा करना है, हज की फजीलत क्या है, हज के तरीके क्या हैं, क्या क्या सहूलतें हैं, एहराम में आपको क्या पाबंदियां होंगी और किन चीज़ों से आपको बचना है, किस तरीके से हज अदा करना है, ये सारी मालूमात आज दी गई है। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि हज कमेटी की जानिब से वहाँ पर क्या बदलाव किए गए हैं, क्या चेंजिंग की गई है। इस्लाम में हज एक अहम रुकन है। इस तरीके से नमाज है, रोज़ा है, ज़कात है, इसी तरीके से हज का भी एक अहम उसकी फजीलत है। और यहाँ तक हदीस में जिक्र किया गया है कि हज कर लेने के बाद अल्लाह का बंदा ऐसे हो जाता है जैसे कि आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, यानी कि गुनाहों से पाक व साफ हो जाता है। और हज एक बहुत ही अहम फजीलत का सबब है सभी लोगों के लिए, घर वालों के लिए भी उनके। तो मैं सभी हुज्जाज इकराम जो इस साल हज के लिए जा रहे हैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। और वहीदुन्निसा मेमोरियल ट्रस्ट के तमाम जिम्मेदारान, हाजी कलीम खान साहब, हाजी डॉक्टर मुजीब खान साहब और हज कमेटी के जिलाध्यक्ष आली जनाब हाजी मोहम्मद इश्तियाक साहब और हमारे जो ट्रेनिंग। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। रीवा से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक युवक को बंधक बनाकर बेरहमी से मारपीट की गई। मामला चुरहटा थाना क्षेत्र के नौबस्ता चौकी अंतर्गत सकरवट का है, जहां नीरज यादव उर्फ बेटू नामक युवक को घर के अंदर बंद कर रस्सियों से बांध दिया गया। इसके बाद करीब आधा दर्जन से अधिक लोगों ने युवक के साथ जमकर मारपीट की। बताया जा रहा है कि सभी आरोपी एक ही परिवार के सदस्य हैं। हालांकि मारपीट की वजह अभी तक स्पष्ट नहीं हो सकी है। घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है और मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। अय्या कहा कि हम लोग इतने जन भीतर बैठ के मार रहे हैं, हमारे भीतर घुसी तो मारा। हाँ क्या नाम है आपका? हमारा उमैन यादव नाम। ये क्या घटना हुई है? एक घटना, हम तो घर में खा के सो रहे थे। ये करीब हमको 1:30 बजे हमारी भाभी बगल में गई, बोली बेटू को मार रहे हैं, बाहर निकली होगी। तो फिर जगाएं सबको, तो हम चाचा को जगाएं। फिर हम लोग गए तो वहाँ शटल बंद करके ताला मार रहे थे। बोले अंदर घुसा था हमारे चोरी करने के लाने। तो हम कहें कि उसको मारो मत, पूछने दो। तो बोले कि नहीं, मांग लगा देंगे इसके तेल डाल के। हमारे बरजे दोनों जन से इन लोग जो है तो लात घूसा डंडा से मार रहे थे। बोले पुलिस आए। हम कहा पुलिस आएगी तो सामने बैठा लो, जब आएगी तब मारो ना। कहीं नहीं, हम इसको मार डालेंगे। तो हम कहा मार डालो जब मारना है था। फिर जो हम लोग गए तो उनकी बहू जो है तो ना कपड़ा फटा था ना कुछ। जब पुलिस आई तब ब्लाउज और धोती और बाल छोली बोले हमसे लपटा रहा है। हम बोले उनके पति से तुम कहाँ गए थे, जब तुम सब लोग घर में हो तो कैसे लपट पड़ा। तो बोले कि नहीं, यहाँ चोरी करने आया। और ताला बंद किए थे, रस्सी में बंधे थे।
पुलिस वाले जाके रस्सी छुड़वाए हैं और उसके पूरा ब्लड बह रहा था। अभी पुलिस ले आई है यहाँ और न रिपोर्ट हुई है कुछ, न का कहता है बाटल बस हुआ है, FIR अभी नहीं हुई है। पुराना हमारा कोई विवाद उनसे नहीं था। ये लोग 3-4 लोग बोर है हमारी, वहाँ खा पी रहे थे, बैठ रहे हैं। 12 बजे के बाद ये घटना है। 12 बजे से 2 बजे तक इनको मारे हैं, रस्सी से बांध के मारे हैं, तारा बंद करके। 8 आदमी मारे हैं, उनके बालक, नाती, बहू, बच्ची सब मिलके। कहाँ की घटना है? एक ग्राम सकरवा। मनगवा पुलिस ने चोरी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके पास से सोने चांदी के आभूषण और एक मोबाइल बरामद कर लिया है। मनगवा थाना पुलिस ने चोरी करने वाले आरोपी को कुछ ही घंटों के भीतर गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। घटना 27 मार्च 2026 की है, जब फरियादिया रानी पटेल निवासी मिसरगवा अपने परिवार के साथ गांव के मंदिर भंडारे का प्रसाद लेने गई थी। वापस लौटने पर उन्होंने देखा कि घर का ताला टूटा हुआ है और अंदर सामान बिखरा पड़ा था। कमरे में रखी लोहे की पेटी का ताला टूटा मिला, जिसमें रखे सोने चांदी के जेवर और मोबाइल सहित तकरीबन 60,000 का सामान गायब। मामले की रिपोर्ट मिलते ही मनगवा थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। साइबर सेल की मदद से चोरी का मोबाइल ट्रैक किया गया, जिसके आधार पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात स्वीकार कर ली। उसके कब्जे से सोने का मंगलसूत्र, चांदी की पायल, बिछिया, रेडमी कंपनी का मोबाइल जब्त किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान सुंदरम यादव, 25 वर्ष, निवासी पहाड़ीपुर, थाना सराय इनायत, जिला प्रयागराज, उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। रिपोर्ट की गई कि उनके परिवार के सभी सदस्य दोपहर में 1 बजे के लगभग मंदिर में प्रसाद लेने गए हुए थे। घर वापस लौट कर आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और घर के भीतर पेटी में रखा हुआ सोने चांदी के जेवरात और एक मोबाइल तथा कुछ अन्य सामान गायब थे। फरियादिया की रिपोर्ट पर तत्काल थाना मनगवा में गृहभेदन और चोरी का मामला पंजीबद्ध किया जा करके मामले को विवेचना में लिया गया और फरियादिया के चोरी गए मोबाइल की लोकेशन लेने पर मोबाइल ऑन होना पाया गया, जिस आधार पे आरोपी को तत्काल जो है तो गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के कब्जे से सोने चांदी के चोरी गए जेवरात, मोबाइल व अन्य सामान। तेज प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के परीक्षाओं को लेकर अहम आदेश जारी कर दिया गया है। महावीर जयंती के अवकाश के बावजूद 30 मार्च को होने वाली परीक्षाएं तय समय पर ही आयोजित होंगी। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अवकाश सूची के अनुसार 31 मार्च 2026 को महावीर जयंती के अवसर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया था। इसी के मद्देनज़र विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए 30 मार्च को प्रस्तावित परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। विश्वविद्यालय के आदेश में साफ कहा गया है, परीक्षाओं में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। सभी छात्र छात्राओं को निर्धारित तिथि और समय पर परीक्षा केंद्र पहुंचना होगा। परीक्षाएं पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी, किसी तरह का भ्रम न रखें। तो अगर आप भी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो ध्यान रखें, 30 मार्च को परीक्षा अपने समय पर ही होगी। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पैसे ले आया। बन गया वो मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना, हाय रे मिसरा इनका गहना। मिसरा इनका बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना, हाय रे अफसरा इनका गहना। शर्मा इनकी बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुरा इनका गहना, हाय रे बहुरा इनका गहना। रीवा से लेकर बिंदी तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा
मामा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रिवाज रस्ता हार ले आई। छा गया नाम शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना, हाय रे शर्मा इनका गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रिवाज रस्ता से फिर से। बोर्ड परीक्षाएं संपन्न हो चुकी हैं और जल्दी ही रिजल्ट्स भी घोषित हो जाएंगे। ऐसे में 12वीं कक्षा के बाद छात्रों को आगे क्या करना चाहिए, इस विषय को लेकर हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है। इन्हीं समस्याओं के समाधान के लिए हमने बात की शिक्षाविद डॉक्टर राम सिया शर्मा से। क्या कहना है सुनिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा ये मानना है कि उनके माँ बाप, उनके जो गार्जियंस हैं, वो उनके ऊपर अपनी मानसिकता ना थोपें। जिस फील्ड में बच्चे को इंटरेस्ट हो, खूब रुचि हो, मन लगे उसका, उसमें जाने दें। वैसे देखने में आमतौर पर ये आता है कि जैसे सबसे ज़्यादा जो स्कोप है वो मेडिकल का है, फिर उसके बाद इंजीनियरिंग है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि इनमें 10 साल 15 साल लग जाते हैं और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फील्ड के सर्वोच्च डॉक्टर या इंजीनियर बने, तब उनकी स्थिति भी वैसी ही हो जाती है। तो बेहतर है कि जैसे कॉमर्स है उसमें सीए बन सकते हैं, एलएलबी है, या मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर उनकी खेल में रुचि है, ड्राइंग में रुचि है, या यहाँ तक कि अभिनय में रुचि है, तो उधर भी बच्चों को जाने दें, उनमें सहयोग करें। आजकल जैसा मैं देख रहा हूँ तो बहुत सारे फील्ड खुल रहे हैं, और जिनमें जैसे पहले हम ये कहा करते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। लेकिन आजकल ये स्थिति है, अभी टीकमगढ़, शायद टीकमगढ़ की ही वो लड़की है जिसको 1 करोड़ रुपए मिले हैं। मेरी पूरी जिंदगी की कमाई उसको एक बार में मिल गई। तो जो गार्जियंस हैं वो बहुत ज़्यादा बच्चों के ऊपर मानसिक दबाव ना डालें, और ये ना कहें कि मतलब होता ये है कि आम तौर पर पिता ये चाहता है कि जैसा मैं था वैसे ही पुत्र हो या पुत्री हो। लेकिन अगर दोनों को एक ही जैसा होना होता तो भगवान ने अलग अलग क्यों बनाया होता। तो बेहतर ये है, मेरा तो ये कहना है सभी गार्जियन से, सभी माँ बाप से, कि बच्चे की रुचि को पहले पहचानें, और बल्कि ऐसा करें कि जो मनोविज्ञान के प्रोफेसर हैं या मनोविज्ञान के फील्ड में जो लोग हैं, उनसे थोड़ी सी उनकी काउंसलिंग करा दें। और फिर टेक्नोलॉजी से तो मैं सहमत हूँ, लेकिन ये एआई जो है ये आगे चल कर के बच्चों के दिमाग की जो सोचने की शक्ति है उसको ये ख़त्म कर रहा है। इतना ही नहीं, आप ये देखेंगे कि जो माँ बाप हैं उनके बच्चे, मतलब 13-13, 14-14 साल के बच्चे स्मार्टफोन लेकर के रास्ते रास्ते चल रहे हैं, और मैंने कईयों को देखा है कि वो आगे स्पीड ब्रेकर है उससे टकरा के गिर रहे हैं। कोई ये समझाने वाला नहीं है कि बेटे यही काम तुम घर में देख लो। आज ही मैं दैनिक भास्कर में पढ़ रहा था कि एक पिता ने एक बच्चे को, मतलब अकेला पुत्र था वो, 2 बेटियां और 1 पुत्र, उसको मना कर दिया कि ये मत देखो, तो वो उसने फांसी लगा ली। तो मैं एआई के से तो सहमत नहीं हूँ, इसमें बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं, लेकिन ये दिमाग की सोचने की जो शक्ति है उसको ये बाधक है। नहीं, मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव ये है कि अब यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेज और यहाँ तक कि स्कूलों में भी ये जो साइकोलॉजी के काउंसलर्स हैं इनकी पोस्टिंग हो रही है। तो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे की रुचि को, या बच्चा खुद भी नहीं समझ रहा है, तो उसकी एक छोटी सी काउंसलिंग करा देने में कोई हर्ज नहीं है। ये स्पष्ट हो जाएगा कि वो किस दिशा में जाना चाहता है, किस में उसकी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।